हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर अमित एकेडमी RAS। आज हम हमारे 100 टेस्ट की सीरीज का टेस्ट नंबर 22 डिस्कशन करेंगे। ये सारे टेस्ट आपको टेलीग्राम पर भी मिलते हैं लिखने के लिए। आने वाले RS मेंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये टेस्ट होने वाले हैं। जो बच्चे एनरोल्ड हैं बैच में, उनकी आंसर 24 आवर्स में चेक करके उनको वापस भी दिए जा रहे हैं, तो आप भी उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन 2 मार्कर रहेंगे, तो इसमें हम उस हिसाब से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा ही दिया गया है, बट आप अपने हिसाब से इनको 30 to 40 वर्ड्स में लिख सकते हो। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट आर इट्स की टेक्नोलॉजीज। तो एआई क्या है? एआई का मतलब क्या होता है कि इंटेलिजेंस है मगर वो आर्टिफिशियल है। जैसे हम सोच पाते हैं, दैट इज नेचुरल इंटेलिजेंस। तो द इंटेलिजेंस विच ट्राई टू मिमिक द ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या आप ये कह सकते हो मशीन की जो एबिलिटी है सोचने समझने की, प्रॉब्लम सोल्व करने की, उसको हम एआई बोल रहे हैं। काफी न्यूज में है, तो एआई पे क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड है इस बार। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। जैसे आपको लर्निंग हो, रीजनिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, तो मशीन अपने आप हिसाब से सोच पा रही है, फैसले ले पा रही है बेस्ड ऑन द डेटा। तो आप इसमें देखो कि मशीन लर्निंग भी इन्वॉल्व है या डीप लर्निंग भी है, जिसमें हम बहुत सारी चीजों को एक साथ कॉम्प्लेक्सली यूज कर, जैसे हम इमेज को रिकॉग्नाइज कराने की कोशिश करते हैं, या लैंग्वेज को हम दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर पाते हैं रियल टाइम में, या ऑडियो को ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ एआई। तो ये हमें हेल्प करती है ह्यूमन लैंग्वेज को समझने में, कंप्यूटर के विजन, और ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो सारे फीचर इसमें आप बता सकते हो। नंबर 2, डिफाइन नैरो एआई एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल। तो इट्स अ बज़वर्ड काइंड ऑफ, ऐसे ऐसे वर्ड पेपर में आते हैं जो आपने पहले कभी सुने नहीं हो, या कहीं कई बार न्यूज में आगे, व्हाट इज नैरो आई। आपको अगर पहले से नहीं पता है तो लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नैरो का मतलब क्या होता है? कोई चीज संकीर्ण होती है, कि कोई चीज बड़ी है उसके मुकाबले कोई चीज नैरो होती है। तो सीधा सीधा आप इससे कॉमन सेंस तो लग ही रहा होगा कि एक ऐसी एआई जो कुछ स्पेसिफिक टास्क करती हो, कुछ स्पेसिफिक चीज के लिए, दैट इज नैरो एआई। इसको हम वीक एआई भी बोल सकते हैं। तो दीज आर द सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विद इन ए लिमिटेड स्कोप। तो ये एक ही टास्क में एक्सेल करती हैं और बियॉन्ड उसके ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये टास्क स्पेसिफिक होते हैं। जैसे आप देखो कि हमारा एप्पल में सीरी होता है, तो हम उससे बात करते हैं, हे सीरी या हे गूगल। तो हम आप उससे छोटे मोटे काम करा सकते हो, वो इससे अलार्म सेट करा लिया, या कुछ डायरेक्शन दे दी, या कुछ कॉल करवा दिया, बट उसके बियॉन्ड वो कुछ कोई बहुत बड़े काम नहीं कर पाती है। दैट इज नैरो एआई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन मॉडर्न बिजनेस ऑपरेशंस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? जब आप इसमें डेटा को ऑनलाइन स्टोर करते हो और आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाते हो, जैसे गूगल ड्राइव है हमारा, या एप्पल का क्लाउड है, इस प्रकार से अमेजन का भी क्लाउड है। तो ये सारी चीजें आपको मॉडर्न बिजनेस में कैसे हेल्प करेंगी? एक तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, तो विदाउट हैविंग द नीड ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर पाते हो। प्लस इट इज सिक्योर ऑनलाइन, बिकॉज ऑफलाइन में डेटा करप्ट हो जाता है, या ऑफलाइन ऑनलाइन में मुझे थेफ्ट का चांसेस ज्यादा रहता है, गुम हो जाती हैं। तो ऑनलाइन डेटा सिक्योर भी है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें आप यू कैन स्टोर द डेटा। तो इट प्रोवाइड्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव कंप्यूटिंग सॉल्यूशन ओवर द इंटरनेट। तो ये आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग इन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लो मुझे चाहिए 1 TB का स्टोरेज अपने मोबाइल के लिए, तो मुझे बार बार अपने मोबाइल की बैटरी या मोबाइल का साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आई कैन बाय द स्पेस ऑनलाइन, और मेरी सारी फोटो वहां स्टोर हो सकती हैं, और मैं अलग अलग अपने डिवाइसेस, एप्पल आईपैड, मैकबुक, कहीं से भी उनको एक्सेस कर पाता हूं। दैट इज रियली गुड टेक्नोलॉजी। तो ये आपको रियल टाइम कोलैबोरेशंस, डेटा एनालिसिस, और जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है उसमें आपको काफी हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल AWS है, गूगल क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर है, ये आपको हेल्प करती है बिजनेस को बढ़ाने में। बिकॉज आपका बिजनेस, मान लो आप आज अमेरिका में हो, कल आप लंदन में हो, फिर आप इंडिया में हो, तो आपको बार बार अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मूव नहीं करना। यू कैन एक्सेस फ्रॉम द मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। What are the key characteristic of big data and provide an example of each characteristic। तो बिग डेटा के का मतलब क्या होता है कि इसके 5 चीजें आती हैं, 5 V's, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिग डेटा में क्या आता है कि वॉल्यूम, इसमें डेटा की जो वॉल्यूम है वो बहुत बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल फेसबुक हर दिन पेटाबाइट्स में डेटा मतलब प्रोड्यूस करता है अपने यूजर्स का। नंबर 2, वेलोसिटी, इसमें बहुत तेजी के साथ डेटा क्रिएट होता है और प्रोसीड भी होता है। फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट वगैरह है, 1 मिलियन सेकंड्स में ट्रांजेक्शन होते हैं, लाखों करोड़ों के। फिर आप देखोगे वैरायटी, इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, जैसे इमेज भी है, टेक्स्ट है, वीडियोस है, इस प्रकार से। नंबर 4 इज वेरासिटी, दैट डेटा इज रिलायबल एंड एक्यूरेट। जैसे फेक न्यूज को डिटेक्ट करना हो तो क्रॉस वेरीफाई करके, जैसे आजकल आप देखोगे जो
ट्विटर या एक्स ने जो निकाला है अपना, वो भी डेटा को वेरीफाई कर सकता है, फेक न्यूज को। वैल्यू, तो ये इनसाइट आपको कोई डेटा दे दिया और आप उससे इनसाइट निकालना चाहते हो कि सपोज ये डेटा है और इसमें से ये चीज मुझे निकाल के दो। मान लो मैं उसे इलेक्शंस के रिजल्ट दे देता हूं कि ये इलेक्शन के रिजल्ट हैं। नाउ आई विल आस्क कि भाई किस पार्टी को कितने वोट मिले हैं, किस पार्टी, इनको रैंक के अनुसार अरेंज कर दो, या ये बताओ कि कितनी वुमेन्स जीती हैं, कितने SC ST जीते हैं, या ऐसी पार्टी बताओ जो सबसे कम मार्जिन पे जीती है। तो दैट इज बिग डेटा एनालिसिस, ठीक है। अमेजन की जैसी रिकमेंडेशंस हैं कि भाई आप जो बोलते हो, आप जो लिखते हो, आप जो सर्च करते हो, उसके आधार पर आपको प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं अमेजोन पर, बार बार ऑफर दिखाए जाते हैं। जैसे मुझे आजकल मैकबुक के ही ऑफर आ रहे हैं, बिकॉज मैंने एक बार सर्च कर लिया था कि मैकबुक कितने की है या क्या उसके फीचर हैं। तो मुझे बार बार मैकबुक की दिखाई जा रही है, बिकॉज दे थिंक कि ही विल बाय, और मेरे पास एप्पल का ही फोन है, तो दे अंडरस्टैंड कि ये आदमी इट इज मोर प्रोन टू बाय रेदर देन कोई एंड्रॉइड है तो उसको फिर वो दूसरे लैपटॉप दिखाएगा। तो इस हिसाब से दिस इज बिग डेटा। नंबर 5, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एआई इन गवर्नेंस विद वन एग्जांपल। एआई प्ले a significant role in enhancing governance by improving efficiency, decision making and service delivery। ये सारी चीज एआई इंप्रूव करती है। तो एआई का टूल हम ई गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होता है कि आप पब्लिक सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो एक ही जगह पर, ऑटोमेटिक प्रोसेस कर सकते हो, रियल टाइम में डेटा इनसाइट दे सकते हो। मान लो चैटबॉट है, चैटबॉट में आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप कस्टमर आपको बोलेगा कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है और ये मेरी प्रॉब्लम है, और उससे फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने आप ही कंप्लेन दर्ज करा देते हैं। जैसे आप देखोगे कि अगर मुझे AC का रिपेयर कराना है तो मैं कॉल मिलाता हूँ, या सिलेंडर बुकिंग कराना है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको अपना इंडेन का सिलेंडर बुक कराना है, तो आप नंबर पे कॉल करोगे तो बोलेंगे कि भाई वेलकम टू द इंडेन, आपको इंग्लिश के लिए एक दबाओ, हिंदी के दो दबाओ, आपने एक दबा दिया, फिर वो बोलेगा कि ये आपका कस्टमर नंबर है, अगर बुकिंग करना है तो एक दबा दो। तो इस प्रकार से विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन 24 आवर अवेलेबल रहता है। तो आपकी पब्लिक सर्विस बेहतर हो जाती है, आपका वेट घट जाता है और आपकी सर्विस बेहतर हो जाती है। तो ये आपको ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी भी देता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है गवर्नेंस में। तो नंबर 6, डिफाइन मशीन लर्निंग एंड डिस्टिंग फ्रॉम द डीप लर्निंग। देखो मशीन लर्निंग एक एआई की ब्रांच है, और इसमें मशीन प्लस लर्निंग, तो मशीन इसमें सीखती है। तो मशीन या सिस्टम को ट्रेन किया जाता है ताकि वो डेटा को पहचान सके, पैटर्न को ऑब्जर्व करे और कुछ फैसले ले पाए। ह्यूमंस का मिनिमल इंटरेक्शन हो। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का ही एक सब पार्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पैटर्न वगैरह है उसमें बहुत हैवी डेटा को मतलब हैंडल कर पाती है, और डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है डीप लर्निंग में, उसमें इमेजेस हैं, वॉइस है, उसको वो ढंग से पकड़ सकता है। तो यू कैन से मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ एआई एंड डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग जो होता है, जो डीप लर्निंग होता है, उसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कुछ बनते हैं अलग अलग लेयर पे, और वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी हैंडल कर लेता है। मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब क्या है? जो फुली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इसमें हेडम कॉलम नहीं है, वो एक मिक्स सा डेटा है, उसको भी ये निकाल सकता है, बट उसमें टाइम लगता है। व्हाट आर द एआई एथिक्स एंड व्हाई आर द इंपॉर्टेंट इन एआई टेक्नोलॉजी? देखो एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब होता है जो हमारे मोरल्स हैं या कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जो हमें हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। तो ऐसे ही एआई के भी कुछ एथिक्स होते होंगे, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लो एआई से मैं कहूँ कि भाई मुझे तो आप ये बताओ कि मैं किसी आदमी को बिना पकड़े कैसे मार सकता हूँ, तो एआई बोल देगा कि भाई आई एम नॉट अलाउड टू टीच यू हाउ टू किल समबडी। या मैं लिखना चाहूँ कि भाई हाउ टू डू सुसाइड, तो एआई मुझे सुसाइड करने के तरीके नहीं बताएगा। ही विल से कि भाई ये हेल्पलाइन नंबर है और आप इस पे कॉल करो, गवर्नमेंट विल हेल्प यू। तो दीज आर एआई। तो एआई के भी कुछ एथिक्स होते हैं। तो एआई एथिक्स इज सेट ऑफ टू रूल, मोरल प्रिंसिपल एंड गाइडलाइन जो हमारे बिहेवियर को गाइड करेंगे। और ये प्रिंसिपल जो है कोशिश करते हैं कि भाई चीजें फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबल हो और फ्री ऑफ एनी बायसनेस हो। तो ये कोशिश करता है कि एल्गोरिदम में हमारा डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आपकी डेटा प्राइवेसी रहे, सिक्योर रहे, रेस्पॉन्सिबल रहे। तो इस प्रकार की, और अगर एआई एथिक्स नहीं होंगे तो हो सकता है कि वो जो हमारे सोशल इनइक्वालिटीज है उसको दोबारा से रीइंफोर्स कर दे। मान लो मशीन कहाँ से सीखता है? मशीन उसको जो हम डेटा देते हैं उसी से सीखता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम उसको गलत डेटा दे दिया तो वो गलत डेटा को पढ़ के भी मान लो मैंने उसको मैंने गलत गलत डेटा पकड़ा दिया वुमेन्स के बारे में, दैट वुमेन्स आर दिस दैट जो भी है। तो हो सकता है उसके बाद जब मैं पूछूं कि हु इज सुपीरियर, तो ही विल से मेन आर सुपीरियर, बिकॉज उसको डेटा जो मिला उसमें वुमेन को इंफीरियर दिखाया गया था। तो ये हो सकता है सोशल इनइक्वालिटीज को रीइंफोर्स कर दे। इस वजह से एआई एथिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What is the national AI strategy of India and what sector does it focus on?
तो जो भारत की हमारी एआई स्ट्रेटेजी है, नीति आयोग ने डेवलप किया था और इसका मेन एम यही था कि हम जो पोटेंशियल ऑफ एआई है उसको हम हर सेक्टर में करें। मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोशल इंक्लूजन है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। मेन मेन जो सेक्टर हम देख रहे हैं वो हमारा हेल्थ केयर है, वो हमारा एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, स्मार्ट सिटी, गवर्नेंस, ये 5 सेक्टर लिख सकते हो। वैसे तो एआई ऑलमोस्ट हर सेक्टर फोकस कर रही है, बट हेल्थ एजुकेशन सबसे ऊपर रहते हैं। हेल्थ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटी एंड गवर्नेंस। तो ये चाहता है कि भाई रिसर्च डेवलपमेंट में भी हम एआई यूज करें और हमारी कंट्री के लिए बेहतर के लिए हम यूज करें। डिफाइन एथिक्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन विद एन एग्जांपल। देखो एथिक्स को एक्सप्लेन करना है बट एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो एथिक्स क्या होता है? एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस व्हिच गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर। तो आप देखोगे इट इज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल लाइक इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी। बिकॉज हम एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं तो ऐसी चीजें आपको आनी चाहिए। तो इट इज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, जो हमारे पब्लिक ऑफिशियल के कंडक्ट को गाइड करे। और ये इंश्योर करती है कि हमारे जो भी डिसीजन हो वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, वो पर्सनल गेन के लिए ना हो। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर मतलब फैसले ले तो उसके फैसले समाज के लिए हो, खुद के बेनिफिट के लिए ना हो। तो जब समाज के लिए बेनिफिट होगा तो समाज में क्या होता है? ट्रस्ट बिल्डअप होता है और जो फैसले होते हैं दे आर फेयर, दे आर इंक्लूसिव एंड दे आर सस्टेनेबल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एथिक्स। एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद एन एग्जांपल। एग्जांपल देना, एथिक्स में आपको एग्जांपल देना ही देना है। विदाउट एग्जांपल एथिक्स को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस एंड चूजिंग आइदर वोंट सेटल इन ए एथिकल बिहेवियर। या एक को अगर चूज करोगे तो दूसरे को कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। मान लो मुझे चूज करना है कि भाई मुझे अपने पिता को मान लो आई हैव टू चूज बिटवीन माय फादर एंड माय मदर, दोनों में से मैं एक ही को बचा सकता हूं। अगर एक को बचाऊंगा दूसरे को नेसेसरी मरना ही है। तो आई कैन नॉट चूज मदर और फादर बिकॉज आइदर चूजिंग आइदर वन आई हैव टू सफर। तो इस हिसाब से कई बार आपको प्रोफेशनल में भी आपको चूज करना पड़ता है कि एक तरफ सीनियर ऑफिसर का डिसीजन आ गया, एक तरफ आपको दिख रहा है कि यहां से बहुत नुकसान होने वाला है लोगों को। तो सम टाइम इट बिकम टफ। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब भी आता है, देखो इसमें थोड़ा सा हल्का सा गैप रहता है। जो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि डायलेमा और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ये होता है कि जब आपका जो पर्सनल चॉइसेस हैं वो आपके प्रोफेशनल डिसीजन को हार्म करने लगे। तो यहां आपको दो में से एक चूज करना है। लेकिन जब आप किसी चीज को प्रोफेशनली चूज करते हो और उसमें आपके पर्सनल इंटरेस्ट आ जाए, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जब दो चीजों में से आपको एक चूज करनी पड़े और दोनों में से एक को चूज करने और दूसरा कंप्रोमाइज हो, दैट इज डायलेमा। अब मान लो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एग्जांपल आपको मैं देना चाहूं कि मान लो मैं कलेक्टर हूं और मुझे कोई ठेका देना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई करने वाले हैं मैं अपने ही भाई को दे दूं कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट इज अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो मैं जज हूं और मैं फैसला सुनाने वाला हूं, लेकिन मेरा ही भाई कोर्ट में आ गया, उसी का केस चल रहा है, तो मैं उसके बारे में फैसला नहीं सुना सकता। तो ऐसे केस में क्या होता है कि पब्लिक ऑफिशियल को वहां से हट जाना चाहिए, दूसरे जज को आना चाहिए। तो जब भी ऐसा कुछ इश्यू हो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जब पब्लिक ऑफिशियल की जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो इंटरफेयर करने लग जाए प्रोफेशनल ड्यूटीज में और उसकी इम्पार्शियलिटी कंप्रोमाइज होने लगे, दैट इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसको अंडर वो, बिकॉज वो अंडरमाइन करता है ट्रांसपेरेंसी को, पब्लिक ऑफिशियल का ट्रस्ट को कम करता है और अनफेयर मीन्स को एडवांटेज देता है। तो हमेशा आप देखो गवर्नमेंट में भी ऐसा ही होता है, जब कोई जज होता है ना उसकी फैमिली मेंबर का केस आता है तो वो उस केस से हट जाता है, दूसरे बंदे को भेज दिया जाता है। या इंक्वायरी भी होती है पुलिस वगैरह में तो वो सगा संबंधी अगर होता है तो उसको हटा दिया जाता है। व्हाट इज एन एथिकल डायलेमा, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। एथिकल डायलेमा का मतलब क्या होता है? जब आपको कॉन्फ्लिक्टिंग मोरल चॉइसेस में से एक को चूज करना पड़े, टू और मोर चॉइसेस, आप किसी को भी एक चूज कर लो बट दूसरी सेक्रीफाइस हो ही जाएगी। मान लो फ्लड आ गई, तो फ्लड आने के बाद बहुत सारे लोग पब्लिक लैंड पर रह रहे हैं, तो आप उनको खाली कराओगे या रहने दोगे? अब खाली कराओगे तो भाई वो जाएंगे कहाँ, खाली नहीं कराओगे तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर फोर्सफुली कब्जा हो गया और वो लंबे समय तक रहे तो भाई उसको फिर हटाना मुश्किल भी हो जाएगा। तो आपके पास दोनों ही चॉइसेस हैं। एथिकल डायलेमा डिमांड करते हैं लीगलिटी को बैलेंस भी करना है और एम्पैथी को। एम्पैथी क्या होता है कि आप किसी के कंडीशन में अपने आप को रख के देखते हो, व्हेन यू ट्राइंग टू पुट योर सेल्फ इन अदर शूज, कि मान लो मैं यहां होता तो मैं कहां जाता। बट आपको लीगलिटी भी देखनी है कि भाई मैं तुमको रहने तो दूंगा पब्लिक लैंड पर कल को फिर कंप्लेन होगी जी आपने क्यों नहीं हटाया इनको और ये परमानेंट हो गए, तो फिर इस हिसाब से हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अब मान लो कोई बूढ़ा इंसान आपके पास आ जाता है ऑफिस में कि भाई मेरी पेंशन नहीं बन रही है, तो आप उसकी पेंशन भी बनवानी है बट आपको यह भी इंश्योर करना है कि उसके पास डॉक्यूमेंट हो।
आप ये नहीं कर सकते कि डायरेक्टली कि विद योर पर्सनल इन्फ्लुएंस कि आप उसके पेंशन को डायरेक्टली मूव फॉरवर्ड कर दें। तो दोनों ही चीज बैलेंस करनी पड़ेगी। तो इसमें डायलेमा में क्या होता है, हमेशा आपको दो और जो मोर ऑप्शंस है उसमें से एक को सेटल तो करना ही पड़ेगा, बट एक पब्लिक ऑफिसर को कोशिश करना चाहिए कि वो लीगैलिटी को जरूर इंश्योर करे जब भी वो उस एम्पैथी के साथ जाना चाहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ट्रांसपेरेंसी वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी डायलेमा विद एग्जांपल। तो दो चीजों में आपको डिफरेंशिएट करना है कि एक तरफ ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है व्हेन यू आर ओपन फॉर योर डिसीजंस, कि आप जो भी फैसले ले रहे हो दे आर ओपन टू पब्लिक क्रिटिसिज्म। लेकिन कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, व्हेन यू हैव टू हाइड समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द योर ऑर्गेनाइजेशन। मान लो आपने कोई डील साइन करी आर्मी की, तो आपको ये नहीं पता कि कहां पर कितने विमान आने वाले हैं, वो कहां पर स्टोर होंगे, तो ऐसी चीज आप पब्लिक में नहीं ला सकते। या न्यूक्लियर की कोई चीज है, कोई स्पेस की कोई चीज है, तो ट्रांसपेरेंसी का डिमांड करती है पब्लिक डिस्क्लोजर कि भाई जो भी डिसीजन है वो पब्लिक में रहने चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी डिमांड करती है सेंसिटिव स्टेट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो एक डायलेमा राइज होता है कि अब कहां रिवील करें और कहां ना करें। अगर आप रिवील करोगे तो नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट हो सकता है। और जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई डिफेंस प्रोक्योरमेंट किया है भारत के लिए, बहुत सारे डिफेंस के इक्विपमेंट आपने खरीद लिए हैं, तो उसका आपको कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए कि भाई क्या क्या चीज हमने ली है और कहां स्टोर है। लेकिन आप फाइनेंशियल कॉस्ट तो बता ही सकते हो कि भाई कितना कितना पैसा लगा है और वो वहां पर है। तो हमारे पास एक एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो हमें जानकारी के अधिकारी है, बट हमारे पास एक ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट भी है जो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता है। तो एक पब्लिक ऑफिशियल को ऑलवेज मेंटेन करना चाहिए दोनों का बैलेंस, और हमें नेशनल सिक्योरिटी को ही प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। एनीथिंग विच हार्म्स नेशनल सिक्योरिटी नीड्स टू बी डील्ड इन ए डिफरेंट मैनर। चलो, हाउ इज द टेक्नोलॉजी क्रिएटिंग एथिकल चैलेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार एथिकल चैलेंज लेके आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो तीन चीज आपको कंपेयर करने को बोल दी है, एक तरफ टेक्नोलॉजी हो गया, एक तरफ एथिकल चैलेंजेस आ रहे हैं कहां पर, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो देखो जो इमर्जिंग हमारी एआई है वो आपको काम कर रही है, एआई हो गई, मतलब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ रही है, एआई, सर्विलेंस, बिग डेटा ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज आ रही हैं। तो इसमें कंसर्न ये है कि हमें हेल्प तो कर रही हैं, हमें ई गवर्नेंस में हेल्प कर रही हैं, बट दिक्कत ये है कि हमारी प्राइवेसी, हमारा कंसेंट, हमारा डिजिटल इनइक्वालिटी, आप जो भी डेटा एआई को दे रहे हो वो प्रोसेस कर रही है आपकी पिक्चर्स को, आपकी हेल्थ को, और इट कैन बी यूज टू आपके ऊपर स्पाई करने के लिए यूज कर सकते हो, या आपका जो कास्ट का डेटा है, आपका जो मैरिज का डेटा है, या आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, दे कैन बी मिस यूज अगेंस्ट यू डिफरेंट मैनर में। तो भाई हमें जो टेक्नोलॉजी है ना वो इंसान की इंडिविजुअल फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करे, ट्रांसपेरेंसी को भी मेंटेन करे इस प्रकार से। तो दोनों का बैलेंस ही यहां पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट एज एन एथिकल चैलेंज विद एन एग्जांपल। कि भाई एथिकल चैलेंज रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट की वजह से एथिकल चैलेंज कैसे आता है। तो सिंपल सा पता लग रहा है, जब आपके पास रिसोर्स कम होते हैं तो यू आर नॉट एबल टू कैटर द थिंग्स जो आपको करनी चाहिए। मान लो मुझे डेटा प्रोटेक्शन करना है, बट डेटा प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो मैं उसको एथिकली थोड़ा सा उसमें टफर चॉइस की तरफ जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि भाई कोविड 19 की वैक्सीनेशन चल रही थी, तब आपको ये चूज करना था पहले हम किसको दें वैक्सीनेशन, एल्डरली को दें, फ्रंट लाइन वर्कर्स को दें, या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है ना, उनको दें। तो आपको अपने फैसले में ये भी इंश्योर करना है कि वो नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग हो, आपको चीजों को प्रायोरिटाइज भी करके रखना पड़ेगा, बट पॉलिटिकल बायसेस ना हो। तो जो अर्जेंसी है और इक्विटी है दोनों को आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा, ताकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिबिलिटी बनी रहे और आपकी सोशल जस्टिस के गोल भी पूरे हो जाएं। तो रिसोर्स कॉन्स्टेंट जब होते हैं, मान लो आपके पास वैक्सीन 10 हैं, लोग 20 हैं, तो यू नीड टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स। उसमें आपको एथिकल चैलेंज कैसे आएगा, तो मुझे कैसे पता लगेगा मैं किसको वैक्सीन देने वाला हूं। तो पहले मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दूं, पहले मैं एल्डरली को दूं, या पहले मैं सोल्जर्स को दूं। तो एट दैट टाइम यू नीड टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स, और वनरेबल सेक्शन को पहले मिलना चाहिए, या फ्रंट लाइन वर्कर्स को। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज फेवरेटिज्म अफेक्ट एथिकल गवर्नेंस। कि मतलब फेवरेटिज्म क्या होता है, भाई भतीजावाद, वो किस प्रकार एथिकल गवर्नेंस को मतलब अफेक्ट करता है। एग्जांपल देके बताना है। देखो फेवरेटिज्म का मतलब क्या होता है, जब आप मेरिट को चूज ना करके अपने पर्सनल चीजों को यूज करते हो, तो ये मेरिट बेस्ड गवर्नेंस को अंडरमाइन कर लेता है। जब आपके डिसीजन होते हैं वो पर्सनल कनेक्शन के बेस पर होते हैं रेदर देन कंपिटेंस। मान लो एग्जाम लिया जा रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो इंटरव्यू में उसकी कंपिटेंस ना देख के आप देखते हो कि भाई वो मेरा रिलेटिव है जो भी है। तो इस प्रकार से तो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में आप देख पा रहे हो, या पॉलिटिकली जो कनेक्शंस हैं, तो डिसऑनेस्ट प्रिंस जो ऑनेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको डिमोरलाइज करता है। तो ये आपका पब्लिक ट्रस्ट को इरोड करेगा,
एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी को डाउन करेगा और ये इट फोस्टर द करप्शन। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारी जो भी डिसीजन दे शुड बी मेरिट बेस्ड एंड दे शुड बी हैविंग प्रमोट द इक्विटी। तो फेवरेटिज्म इज हैविंग नो प्लेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा दिस वाज ऑल फॉर टुडे। तो ये हमारी 100 टेस्ट की सीरीज है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राइस इज वेरी मिनिमल 5000 और 10000 में आपको सारे ये आरएस मेंस का सिलेबस भी करवा दिया जाएगा। सारी चीजें हमारे वीडियो सेक्शन में देख सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब।